नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल CRB क्लासेस में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने RPSC सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए पुराने प्रश्न पत्रों के विस्तृत हल की एक सीरीज शुरू की है। पिछली वीडियो में हमने पहला पेपर सॉल्व किया था और आप लोगों के रिस्पॉन्स से लगा कि आप समझ चुके हैं कि PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आपकी तैयारी में कितना बड़ा योगदान है। तो आज हमारा यह दूसरा पेपर है। आज के सेशन में हम न केवल प्रश्नों के सही उत्तर जानेंगे, बल्कि हम जो ऑप्शन हैं उनके आसपास बनने वाले अन्य जो संभावित तथ्य हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। तो आज जो पेपर मैं आपके सामने लेकर आई हूँ वह है संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट का 2022 का ग्रुप बी का पेपर है। और इस पेपर को सॉल्व करते समय आप यह ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि RPSC जो है वो किन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस कर रही है। तो चलिए अपने हाथ में एक पेन और रजिस्टर ले लीजिए और ख़ुद को टेस्ट कीजिए कि आपकी तैयारी किस स्तर पर है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न के साथ। 1857 की क्रांति के समय किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर आउवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया गया था? हमारा ऑप्शन है जॉर्ज लॉरेंस, मिस्टर बर्टन, मैकमोशन, मिस्टर काटम। तो दोस्तों इसका सही जवाब है वो है तीसरा ऑप्शन मैकमोशन। मैकमोशन जो थे ये जोधपुर मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे। आउवा के युद्ध में क्रांतिकारियों ने इनका सिर काटकर किले के दरवाजे पर लटका दिया था। बात करें अगर जॉर्ज लॉरेंस की, तो ये जो है वो राजस्थान के AGG थे। मिस्टर बर्टन ये कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे और कोटा विद्रोह के दौरान इनका भी सिर काट दिया गया था। बात करें मिस्टर काटम की, तो इनका संबंध जो है वो कोटा से है। इसका सही जवाब जो है वो है तीसरा ऑप्शन मैकमोशन। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से 1923 में बंद किए गए किस समाचार पत्र को तरुण राजस्थान के नाम से पुनः प्रकाशित किया गया? हमारे ऑप्शन है राजस्थान केसरी, नवजीवन, नवीन राजस्थान, राजस्थान। तो इसका सही उत्तर है तीसरा ऑप्शन नवीन राजस्थान। नवीन राजस्थान सरकार द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाने के बाद इसे तरुण राजस्थान के नए नाम से ब्यावर से निकाला गया था। बात करें अगर राजस्थान केसरी की, तो यह विजय सिंह पथिक द्वारा वर्धा से शुरू किया गया पहला समाचार पत्र था। नवजीवन यह अजमेर से प्रकाशित होने वाला एक अन्य समाचार पत्र था। राजस्थान जो है यह ऋषिदत्त मेहता द्वारा बूंदी से निकाला गया पत्र था। तो यहाँ पूछा गया है कि 1923 में बंद किए गए किस समाचार पत्र को तरुण राजस्थान के नाम से पुनः प्रकाशित किया गया था? तो इसका सही आंसर है नवीन राजस्थान। हमारा अगला प्रश्न है, मोतीलाल तेजावत फिलिंग द ब्लैंक्स ठिकाने में कामदार थे। हमारे ऑप्शन है झाड़ोल, बांसी, सलुम्बर, बिजोलिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए झाड़ोल। मोतीलाल तेजावत जो है वो झाड़ोल के कामदार थे यानी प्रबंधक थे। यहीं से उन्होंने आदिवासियों के लिए एक ही आंदोलन की शुरुआत की थी। बांसी, सलुम्बर और बिजोलिया ये अन्य ठिकाने हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए प्रसिद्ध थे, जहां का नेतृत्व शुरुआत में साधु सीताराम दास ने किया था। तो दोस्तों मोतीलाल तेजावत जो है वो झाड़ोल ठिकाने में कामदार थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन झाड़ोल। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नेता माउंट आबू के राजस्थान में विलय से संबंधित है? हमारे ऑप्शन है सिद्धराज ढड्डा, हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट, गोकुल लाल असावा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 गोकुल भाई भट्ट।
इन्हें राजस्थान का गांधी भी कहा जाता है और इन्हीं के प्रयासों से सिरोही और माउंट आबू का राजस्थान में विलय संभव हो पाया था। बात करें अगर सिद्धराज ढड्डा की, तो ये प्रसिद्ध सर्वोदय नेता और गांधीवादी विचारक थे। बात करें हीरालाल शास्त्री की, ये राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे। और गोकुल लाल असावा, इनका संबंध शाहपुरा भीलवाड़ा से था और ये राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री रहे थे। लेकिन प्रश्न में पूछा है कि कौन सा नेता माउंट आबू के राजस्थान में विलय से संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोकुल भाई भट्ट। हमारा अगला प्रश्न है, लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? हमारे ऑप्शन है महाराणा प्रताप, उदय सिंह, अमर सिंह, जगत सिंह। तो इसका सही आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन, उदय सिंह। दोस्तों 1567 में जब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, तब कल्लाजी राठौड़ ने महाराणा उदय सिंह की ओर से युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उदय सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने जयपुर में नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति परंपरा स्थापित की? हमारे ऑप्शन है पयहारी स्वामी, अग्रदास जी, किल्हैदास जी और विट्ठल दास जी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पयहारी स्वामी। इन्होंने गलता जयपुर में शास्त्रार्थ में नाथों को हराकर रामानंदी संप्रदाय की पीठ स्थापित की थी। इन्हें कृष्णदास पयहारी भी कहा जाता है क्योंकि ये केवल दूध का आहार लेते थे। बात करें अगर अग्रदास जी की, तो इन्होंने रेवासा सीकर में रामानंदी संप्रदाय की रसिक शाखा की स्थापना की थी। बात करें किल्हैदास जी की, तो ये कृष्णदास पयहारी के प्रमुख शिष्य थे। बात करें विट्ठल दास जी की, तो इनका संबंध मुख्य रूप से वल्लभ संप्रदाय से माना जाता है। तो हमारा प्रश्न है कि किसने जयपुर में नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति परंपरा स्थापित की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पयहारी स्वामी। हमारा अगला प्रश्न है, जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है? हमारे ऑप्शन है अरावली, सोनगिरी, चिड़ियाटूक और गर्गाचारी। इसका सही आंसर है 3 नंबर ऑप्शन, चिड़ियाटूक। बात करें अगर अरावली की, तो यह एक पर्वत श्रृंखला है, ना कि कोई विशिष्ट पहाड़ी। बात करें सोनगिरी की, तो जालोर का किला इस पहाड़ी पर स्थित है। और बात करें गर्गाचारी की, तो यह पहाड़ी बूंदी के पास में स्थित है। बात करें चिड़ियाटूक, मेहरानगढ़ किला इसी पहाड़ी पर है, जिसे मयूर ध्वज गढ़ भी कहते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, चिड़ियाटूक। हमारा अगला प्रश्न है, घाणेराव, रिया, भिनाय, जूनिया आदि ठिकाना कला संबंधित है। हमारे ऑप्शंस हैं मेवाड़ स्कूल चित्रशैली, मारवाड़ स्कूल चित्रशैली, हाड़ौती स्कूल चित्रशैली और ढूंढाड़ स्कूल चित्रशैली। तो इसका सही उत्तर है दूसरा ऑप्शन, मारवाड़ स्कूल चित्रशैली। घाणेराव और भिनाय जैसे ठिकाने मारवाड़ रियासत के अंतर्गत आते थे, इसीलिए यहाँ की कला इसी शैली का हिस्सा है। बात करें मेवाड़ स्कूल, इसमें उदयपुर, नाथद्वारा और देवगढ़ शैलियाँ आती हैं। बात करें अगर हाड़ौती स्कूल की, तो इसमें कोटा और बूंदी शैली आती हैं। ढूंढाड़ स्कूल, इसमें जयपुर, आमेर और उनियारा शैलियाँ आती हैं। यहाँ प्रश्न है कि घाणेराव, रिया, भिनाय, जूनिया आदि ठिकाना कला संबंधित है, तो इनका संबंध है मारवाड़ स्कूल चित्रशैली से। हमारा अगला प्रश्न है, अनवट, अनोटा, जरा और पोलरा शरीर के किस अंग के आभूषण हैं? इसका सही उत्तर है दूसरा ऑप्शन, पाँव। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस संप्रदाय में पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? हमारे ऑप्शन है दादू पंथ,
जसनाथी सिद्ध, राम स्नेही संप्रदाय और बिश्नोई संप्रदाय। तो इसका सही जवाब है दूसरा ऑप्शन, जसनाथी सिद्ध। बीकानेर के कतरियासर गांव के जसनाथी सिद्ध नंगे पांव धधकते अंगारों पर अग्नि नृत्य करते हैं। बात करें अगर दादू पंथी की, तो ये दादू दयाल के अनुयायी हैं। बात करें अगर राम स्नेही संप्रदाय की, तो इनका मुख्य केंद्र शाहपुरा भीलवाड़ा में है। और बिश्नोई संप्रदाय, यह संप्रदाय पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण के लिए जाना जाता है। हमारा प्रश्न है कि राजस्थान के किस संप्रदाय में पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? तो इसका सही आंसर है जसनाथी सिद्ध। हमारा अगला प्रश्न है, कुवलय माला नामक कथा संग्रह में कितनी देशी भाषाओं के नाम का उल्लेख हुआ है? हमारे ऑप्शन हैं 15, 16, 17 और 18। इसका सही जवाब है चौथा ऑप्शन 18। उद्योतन सूरी द्वारा 8वीं शताब्दी में लिखित कुवलय माला में तत्कालीन भारत की 18 देसी भाषाओं का वर्णन है, जिसमें मरुवाणी यानी कि प्राचीन राजस्थानी का भी उल्लेख मिलता है। तो कुवलय माला नामक कथा संग्रह में कितनी देशी भाषाओं के नाम का उल्लेख किया हुआ है? तो इसका सही आंसर है 18। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? बात करें अगर विरुद्ध छिहत्तरी की, तो विरुद्ध छिहत्तरी इसके लेखक थे दुर्सा आडा। दूसरा है राजियारा सोरठा, इसके लेखक हैं कृपाराम खिड़िया। बोल भारमली, यह जो है वो सत्य प्रकाश जोशी की प्रसिद्ध कृति है, इसलिए ये वाला जो युग्म है वो सुमेलित है। बात करें अगर केसर विलास की, तो यह शिवचंद्र भरतिया का नाटक है। तो इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो यहाँ पे सही जो है वो है बोल भारमली, यह सत्य प्रकाश जोशी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित प्रजामंडलों पर विचार कीजिए। पहला है मारवाड़, तो इसकी जो स्थापना है वो 1934 में जय नारायण व्यास ने की थी। बात करें मेवाड़ प्रजामंडल की, तो इसकी स्थापना 24 अप्रैल 1938 को माणिक्य लाल वर्मा द्वारा की गई थी। अब बात करते हैं बांसवाड़ा प्रजामंडल, इसकी स्थापना 1943 में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी द्वारा की गई थी। यहाँ पर इन तीनों का क्रम पूछा है, तो इसका सही क्रम जो है वो यही है, मारवाड़, मेवाड़, बांसवाड़ा, यानी कि 1, 2 और 3। तो इसका सही जवाब हो गया दूसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा असंगत युग्म है, यानी कि जो गलत है? हमारे ऑप्शन है मोमासर उत्सव जोधपुर, चंद्रभागा मेला झालावाड़, कजली तीज उत्सव बूंदी और शीत महोत्सव माउंट आबू। हमें इसमें बताना है असंगत युग्म। तो दोस्तों, मोमासर उत्सव जो है वो जोधपुर में नहीं बल्कि बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ तहसील के मोमासर गांव में मनाया जाता है। यह अपनी लोक संस्कृति और कला के लिए प्रसिद्ध है। चंद्रभागा मेला जो है ये बिल्कुल सही है, यह झालावाड़ में कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। और कजली तीज यह बूंदी की प्रसिद्ध है, जो कि भाद्रपद कृष्ण तृतीया को लगता है। और शीत महोत्सव यह हर साल माउंट आबू सिरोही में आयोजित होता है। तो मोमासर उत्सव जो है वो बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ तहसील के मोमासर गांव में मनाया जाता है। तो ये जो है हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम बार 7 हजारी के मनसब और मिर्जा राजा की उपाधि प्राप्त करने वाला आमेर का शासक था। हमारे ऑप्शन हैं भगवान दास, सवाई जय सिंह, मान सिंह है, राजा भीषण सिंह। तो दोस्तों, मान सिंह जो है वो इसका सही जवाब है। मुग़ल सम्राट अकबर ने मान सिंह को 7 हजारी का मनसब और फर्जंद व राजा की उपाधि दी थी। वे अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। बात करें भगवान दास की,
तो ये मान सिंह के पिता थे और इन्हें 5000 का मनसब प्राप्त था। बात करें सवाई जय सिंह की, तो इन्हें जो है सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी, और राजा बिशन सिंह हैं, ये आमेर के बाद के शासक थे। तो यहाँ हमारा प्रश्न है कि प्रथम बार 7 हजारी के मनसब और मिर्जा राजा की उपाधि प्राप्त करने वाला आमेर का शासक मान सिंह था। हमारा अगला प्रश्न है, मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर मेवाड़ के किस महाराणा ने राठौड़ों का साथ दिया? हमारे ऑप्शंस हैं महाराणा कर्ण सिंह हैं, महाराणा जगत सिंह हैं, महाराणा जय सिंह हैं और महाराणा राज सिंह हैं। तो इसका सही जवाब है वो है महाराणा राज सिंह है। जब औरंगजेब ने मारवाड़ के अजीत सिंह को जब औरंगजेब ने मारवाड़ के अजीत सिंह को शासक मानने से मना कर दिया, तब मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के वीर दुर्गादास राठौड़ और अजीत सिंह की सहायता की थी। उन्होंने औरंगजेब की नीतियों का विरोध भी किया था। तो यहाँ हमारा प्रश्न है कि मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर मेवाड़ के किस महाराणा ने राठौड़ों का साथ दिया था? तो हमारा सही उत्तर जो है वो है महाराणा राज सिंह। हमारा अगला प्रश्न है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी के अध्यक्ष का कार्यकाल है। हमारे ऑप्शंस हैं 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, दूसरा ऑप्शन है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, तीसरा है 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु और चौथा है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। तो दोस्तों इसका सही जवाब है वो है दूसरा ऑप्शन 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग जैसे आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल संविधान के अनुच्छेद 316 के तहत 6 वर्ष का होता है, लेकिन यदि उनकी आयु 62 वर्ष हो जाए तो उन्हें रिटायर होना पड़ता है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के लिए यह आयु सीमा 65 वर्ष है, लेकिन राज्य के लिए 62 वर्ष ही है। तो हमारा प्रश्न है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल है, तो इसका सही जवाब है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते? हमारे ऑप्शन हैं राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राजस्थान के कैबिनेट मंत्री, राज्य पोषित विश्वविद्यालय के कुलपति और राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, क्योंकि इनकी नियुक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है अनुच्छेद 217 के अनुसार। राज्यपाल केवल इन्हें शपथ दिलाते हैं। बात करें अगर कैबिनेट मंत्री की, तो मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल ही इनकी नियुक्ति करते हैं। और विश्वविद्यालयों के कुलपति, ये राज्य द्वारा वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा की जाती है। और आरपीएससी के अध्यक्ष, इनकी नियुक्ति भी राज्यपाल ही करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसने राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद 4 बार धारित किया है? हमारे ऑप्शन हैं हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, मोहनलाल सुखाड़िया और शिवचरण माथुर। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन मोहनलाल सुखाड़िया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मोहनलाल सुखाड़िया, इन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। इन्होंने सबसे लंबे समय तक यानी कि लगभग 17 वर्ष और 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बात करें अगर हरिदेव जोशी की, तो ये 3 बार मुख्यमंत्री रहे। भैरव सिंह शेखावत, ये भी 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। और बात करें शिवचरण माथुर की, तो ये जो हैं वो 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। यहाँ हमसे पूछा है कि किसने राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद 4 बार धारित किया है, तो इसका सही जवाब होगा तीसरा ऑप्शन मोहनलाल सुखाड़िया।
हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितने से अधिक नहीं हो सकती। हमारे ऑप्शंस हैं 29 से, 30 से, 15 से और 20 से। तो दोस्तों इसका सही जवाब है वो है दूसरा ऑप्शन 30 से। 91वें संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था, उसके अनुसार किसी भी राज्य की मंत्री परिषद की सदस्य संख्या विधानसभा की कुल सीटों के 15% से अधिक नहीं हो सकती। क्योंकि हमारी राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सीटें हैं, इसीलिए मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 30 मंत्री ही हो सकते हैं। हमारा प्रश्न क्या है कि भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितने से अधिक नहीं हो सकती। तो इसका सही जवाब है 30 से अधिक नहीं हो सकती। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नांकित मुख्य सचिवों में से किसका कार्यकाल सबसे कम रहा। हमारे ऑप्शंस हैं गोपाल कृष्ण भनोत, आनंद मोहनलाल सक्सेना, HM माथुर और इंद्रजीत खन्ना। तो इसका सही जवाब है वो है HM माथुर, यानी कि तीसरा ऑप्शन। दोस्तों HM माथुर जो है, इनका कार्यकाल राजस्थान के मुख्य सचिवों में सबसे छोटा रहा है, यानी ये मान के चलिए कि लगभग कुछ ही महीनों तक रहा है। तो हमारा जो सही जवाब है वो है तीसरा ऑप्शन HM माथुर। हमारा अगला प्रश्न है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से किस धारा में राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के प्रावधान का उल्लेख है। हमारे ऑप्शन हैं 21, 22, 23, 24। तो दोस्तों इसका सही जवाब है वो है दूसरा ऑप्शन 22। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 22 के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। बात करें धारा 21 की, इसमें राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन का उल्लेख है। बात करें धारा 23 की, तो इसमें अध्यक्ष या सदस्यों के त्यागपत्र और उन्हें हटाए जाने की प्रक्रिया है। धारा 24 के अंदर उनके कार्यकाल का विवरण दिया हुआ है। तो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2, 22। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में पंचायत प्रशिक्षण केंद्र स्थित नहीं है। हमारे ऑप्शन है अजमेर, सिरोही, डूंगरपुर और मंडोर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अजमेर, डूंगरपुर और मंडोर इन तीनों में ही पंचायत प्रशिक्षण केंद्र स्थित हैं। तो यहाँ पे सही जवाब है वो है दूसरा ऑप्शन, सिरोही जो है उसके अंदर पंचायत प्रशिक्षण केंद्र स्थित नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा में सदस्यों की निर्हरताओं यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा पहला कथन है, यदि यह प्रश्न उठता है कि राज्य विधानसभा का कोई सदस्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 191 के खंड 1 में वर्णित किसी निर्हरता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तो वह प्रश्न विधानसभा अध्यक्ष को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पहला जो कथन है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष की जगह राज्यपाल को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और राज्यपाल ही जो है वो अंतिम निर्णय लेगा। दूसरा कथन है, ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले अध्यक्ष निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा। तो दोस्तों दूसरा कथन जो है वह भी गलत कथन है, क्योंकि निर्णय लेने से पहले राज्यपाल भारत के निर्वाचन आयोग की राय लेता है और उसी के अनुसार कार्य करता है। प्रश्न में जो है वो अध्यक्ष लिखा है, इसका मतलब यह कथन भी गलत है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा ऑप्शन, न तो 1 और न ही 2 सही है।
हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 199 के अंतर्गत दी गई धन विधेयक की परिभाषा में निम्नांकित में से कौन सम्मिलित नहीं है? हमारे ऑप्शन हैं, विधेयक जो राज्य सरकार द्वारा किसी कर के अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन का उपबंध करता है। दूसरा ऑप्शन है, विधेयक जो राज्य द्वारा धन उधार लेने के विनियमन का उपबंध करता है। और तीसरा ऑप्शन है, विधेयक जो राज्य की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा का उपबंध करता है। और चौथा ऑप्शन है, विधेयक जो किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजन के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन का उपबंध करता है। यहाँ पे हमसे पूछा है कि निम्न अनुच्छेद 199 के अंतर्गत धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो है वो है चौथा ऑप्शन, विधेयक जो किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजन के लिए किसी कर के अधिरोपण का उपबंध करता है। दोस्तों अनुच्छेद 199 के अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक तभी माना जाता है जब उसमें केवल राज्य सरकार से जुड़े वित्तीय मामले हों। हमारा जो चौथा विकल्प है वो इसमें क्यों सम्मिलित नहीं है? क्योंकि संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि यदि कोई बिल किसी स्थानीय निकाय जैसे मान लो नगर पालिका हो या पंचायत हो, इनके द्वारा अपने स्थानीय कार्यों के लिए टैक्स लगाने या बदलने से संबंधित है तो उसे धन विधेयक नहीं माना जाएगा। क्योंकि धन विधेयक जो है वो तभी माना जाता है जब उसमें केवल राज्य सरकार से जुड़े वित्तीय मामले हों। और चौथा ऑप्शन आप ध्यान से देखिए, इसमें लिखा है कि विधेयक जो किसी स्थानीय अधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजन के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन का उपबंध करता है। तो यहाँ पे स्थानीय प्राधिकारी और निकाय की बात हो रही है, राज्य की बात नहीं हो रही। तो ये जो चौथा ऑप्शन है ये सम्मिलित नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में पंचायती राज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हमारा पहला कथन है कि जोधपुर, भरतपुर, जयपुर, सिरोही, उदयपुर और करौली रियासतों ने पंचायतों पर कानून बनाए। तो ये कथन जो है वो बिल्कुल सही है। हमारा दूसरा कथन है, बीकानेर राज्य का अपना ग्राम पंचायत अधिनियम बहुत पहले 1928 में था। दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है कि 1949 में राजस्थान ग्राम पंचायत अधिनियम बनाया गया और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई। तो दोस्तों ये कथन गलत है, क्योंकि राजस्थान पंचायत अधिनियम जो है वो 1953 में बनाया गया था, न कि 1949 में। और इसे 1 जनवरी 1954 से पूरे राज्य में लागू किया गया था। तो हमारा जो है वो सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 1 व 2 सही है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान ई व्हीकल पॉलिसी 2022 में अपने प्रारंभ से कितने समय तक अस्तित्व में रहेगी? या मैं ये कहूँ कि राजस्थान ई व्हीकल पॉलिसी की अवधि क्या है? इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष। तो इसका सही जवाब है 5 वर्ष। दोस्तों राजस्थान सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी थी। यह नीति इसके लागू होने की तिथि से अगले 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रही थी। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में प्रदूषण कम करना और ईवी निर्माण को प्रोत्साहन देना है। हमारा अगला प्रश्न है, देवेंद्र झाझड़िया ने अब तक पैरा ओलंपिक में कितने पदक हासिल किए हैं? हमारे ऑप्शंस हैं 4, 3, 2,
1। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 3। दोस्तों, देवेंद्र झाझड़िया भारत के सबसे सफल पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं। उन्होंने जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक में कुल 3 पदक जीते हैं। पहला जो है वो है स्वर्ण पदक 2004 एथेंस पैरा ओलंपिक में, दूसरा स्वर्ण पदक 2016 रियो पैरा ओलंपिक में और तीसरा रजत पदक 2020 टोक्यो पैरा ओलंपिक में। वे पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी भी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ISFR 2021 के अनुसार राजस्थान में वन का कुल कार्बन स्टॉक है। हमारे ऑप्शन है 110.77 मिलियन टन, दूसरा ऑप्शन है 82.77 मिलियन टन, तीसरा ऑप्शन है 91.58 मिलियन टन और चौथा ऑप्शन है 141.58 मिलियन टन। तो इसका सही जवाब है वो है पहला ऑप्शन 110.77 मिलियन टन। हमारा अगला प्रश्न है, दिसंबर 2021 तक राजस्थान की कुल अधिष्ठापित ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितनी है? इसका सही जवाब है तीसरा ऑप्शन 23,321.40 मेगावाट। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा खेल राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 में शामिल नहीं था? हमारे ऑप्शन है फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट और चौथा ऑप्शन है खो खो। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है वो है पहला ऑप्शन फुटबॉल। 2022 के ग्रामीण ओलंपिक में कुल 6 खेल शामिल किए गए थे। वो थे कबड्डी, शूटिंग बॉल, खो खो, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट और हॉकी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस बजट में महिला निधि की घोषणा की गई थी? हमारे ऑप्शन हैं 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2019-20। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है वो है तीसरा ऑप्शन 2022-23। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के बजट 2022-23 में तेलंगाना की तर्ज पर राजस्थान महिला निधि की स्थापना की घोषणा की थी और इसका उद्देश्य महिला स्वयं सहायता समूहों को सुलभ ऋण उपलब्ध कराकर उनका आर्थिक सशक्तिकरण करना था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें। कथन पहला है, सतत विकास लक्ष्य 17 वैश्विक लक्ष्यों का एक संग्रह है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। हमारा दूसरा ऑप्शन है, भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर एवं एस्पिरेंट। ये कथन भी बिल्कुल सही है। और हमारा तीसरा कथन है कि 12 राजस्थान का एकमात्र एस्पिरेंट श्रेणी का जिला है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि चूंकि ये जो पेपर है वो 2022 की भर्ती का है, तो इसके हिसाब से तीसरा ऑप्शन कथन जो है वो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर यही वर्तमान में ये प्रश्न आ जाए तो मैं आपको बता दूं कि वर्तमान के अंदर राजस्थान का एक भी जिला जो है वो एस्पिरेंट श्रेणी का जिला नहीं है। तो वर्तमान को ध्यान में रखते हुए अगर हम उत्तर करें तो इसका उत्तर होगा कथन 1 व 2 सत्य है। दोस्तों, इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। बात करते हैं SDG की। तो इसे हिंदी में सतत विकास लक्ष्य कहा जाता है। सरल शब्दों में कहें तो यह दुनिया को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया एक मास्टर प्लान है। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2015 में अपनाया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य 2030 तक गरीबी को समाप्त करना है। सभी लोग शांति और समृद्धि के साथ रहें, यही इसका उद्देश्य है। SDG के अंतर्गत कुल 17 मुख्य लक्ष्य हैं और 169 उप लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इन 17 लक्ष्यों को ग्लोबल गोल्स भी कहा जाता है। इनमें शामिल है गरीबी और भूखमरी, स्वास्थ्य और शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समानता, संसाधन, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण,
जैसा कि हमने पिछले प्रश्नों में देखा था कि राजस्थान में इन लक्ष्यों की निगरानी के लिए SDG यानी राजस्थान इंडेक्स जारी किया जाता है। इसी के आधार पर जिलों को एस्पिरेंट, परफॉर्मर और फ्रंट रनर जैसी श्रेणियों में बांटा जाता है। इन लक्ष्यों को 2030 तक पूरा करने का संकल्प लिया गया है, इसीलिए इसे अक्सर एजेंडा 2030 भी कहा जाता है। दोस्तों, SDG का नारा है कि कोई भी पीछे न छूटे। इसका मकसद सिर्फ अमीर देशों का विकास नहीं बल्कि दुनिया के सबसे गरीब और पिछड़े इलाकों को भी मुख्य धारा में लाना है। तो ये है SDG। हमारा अगला प्रश्न है, राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना रबी 2022-23 के संबंध में सही कथन का चयन करें। हमारा पहला कथन है, यह योजना राजस्थान राज्य बीज निगम द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। तो पहला कथन जो है वो दोस्तों बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि प्रत्येक जिले में 111 किसानों को लॉटरी के माध्यम से उपहार दिए जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक जिले में 51 किसानों को लॉटरी के माध्यम से उपहार दिए जाएंगे। तो ये कथन गलत हो गया। तो इसका सही आंसर जो है वो है पहला ऑप्शन कि केवल कथन 1 सही है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष है। हमारे ऑप्शन है मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार, सचिव सहकारिता विभाग राजस्थान सरकार, मंत्री ग्रामीण विकास विभाग राजस्थान सरकार। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो है दूसरा ऑप्शन, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार। राजीविका की अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष जो हैं वो मुख्य सचिव होते हैं। यदि प्रश्न के अंदर परिषद के अध्यक्ष के बारे में पूछा जाता तो उत्तर मुख्यमंत्री होता, लेकिन यहाँ पूछा गया है अधिकार प्राप्त समिति, इसलिए उत्तर जो है वो मुख्य सचिव होगा। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिणी अमेरिकी देशों में कौन सा एकमात्र देश है जिसकी अटलांटिक तथा प्रशांत दोनों समुद्री तट रेखाएं पाई जाती हैं। हमारे ऑप्शन है कोलंबिया, ब्राज़ील, वेनेजुएला और चिली। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है वो है पहला ऑप्शन कोलंबिया। कोलंबिया जो है यह दक्षिण अमेरिका का एकमात्र देश है जिसके पास उत्तर में कैरेबियन सागर यानी कि अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर दोनों की तटरेखाएं हैं। बात करें ब्राज़ील की तो इसकी तटरेखा केवल अटलांटिक महासागर की तरफ है और वेनेजुएला जो है इसकी तटरेखा केवल कैरेबियन सागर की तरफ है। चिली इसकी बहुत लंबी तटरेखा है लेकिन वह केवल प्रशांत महासागर की तरफ है। प्रश्न में पूछा गया है कि अमेरिकी देशों में से कौन सा एकमात्र देश है जिसकी अटलांटिक तथा प्रशांत दोनों समुद्री तटरेखाएं पाई जाती हैं। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा पहला ऑप्शन कोलंबिया। हमारा अगला प्रश्न है, फेरल के नियम के अनुसार ग्रहीय पवनें सर्वाधिक विक्षेपित होती हैं। ऑप्शन है भूमध्य रेखा के पास, दूसरा ऑप्शन 30 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के पास, तीसरा ऑप्शन 60 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के पास और चौथा ऑप्शन है ध्रुवों के पास। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है वो है चौथा ऑप्शन ध्रुवों के पास। दोस्तों कोरियोलिस बल का मान ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, इसीलिए हवाओं का विक्षेपण भी यहीं पर सबसे ज़्यादा होता है। बात करें भूमध्य रेखा की तो यहाँ पर कोरियोलिस बल जो है वो 0 होता है, इसीलिए यहाँ हवाएं जो हैं वो विक्षेपित नहीं होती। और 30 डिग्री और 60 डिग्री अक्षांश यहाँ पर विक्षेपण होता है लेकिन वह ध्रुवों की तुलना में कम होता है। हमारा प्रश्न है कि फेरेल के नियम के अनुसार ग्रहीय पवनें सर्वाधिक विक्षेपित यानी डिफ्लेक्ट होती हैं। तो इसका सही आंसर है ध्रुवों के पास। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कारक जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं। हमारे ऑप्शंस हैं सौर धब्बे, एल नीनो या ला नीना, बाह्य अंतरिक्ष परिघटनाएं और चौथा है अन्नाच्छादन। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सौर धब्बे की। तो ये सूर्य की सतह पर काले धब्बे बढ़ने और घटने से
सौर विकिरण की मात्रा बदलती है जिससे पृथ्वी की जलवायु प्रभावित होती है। दूसरा ऑप्शन जो है एल नीनो या ला नीना, ये समुद्री जल के तापमान में होने वाले बदलाव हैं जो दुनिया भर में बारिश और सूखे के पैटर्न को बदल देते हैं। तीसरा ऑप्शन जो है वो है बाह्य अंतरिक्ष परिघटनाएं, जैसे पृथ्वी के अक्ष में झुकाव या कक्षा में बदलाव, जो दीर्घकालिक जलवायु परिवर्तन का कारण बनते हैं। और जो हमारा चौथा ऑप्शन है वो है अन्नाच्छादन, तो ये मिट्टी के कटाव और चट्टानों के घिसने की प्रक्रिया है। यह मुख्य रूप से भू आकृति का हिस्सा है, जलवायु परिवर्तन का सीधा कारक नहीं है। यहाँ पे हमारा प्रश्न क्या है कि कौन से कारक जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं। जो पहले स्टार्टिंग के ऑप्शन हैं जैसे सौर धब्बे, अल नीनो, बाह्य अंतरिक्ष परिघटनाएं, ये तीनों ही जो हैं वो जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, बी और सी। तीसरा ऑप्शन ए, बी और सी इसका सही जवाब है। हमारा अगला प्रश्न है, सन 2021 में निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की जनसंख्या सबसे कम थी? ऑप्शन है यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका। तो दोस्तों इसका सही जवाब है वो है तीसरा ऑप्शन, दक्षिणी अमेरिका। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2020 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की जनसंख्या लगभग है। हमारे ऑप्शन है 121 मिलियन, 281 मिलियन, 581 मिलियन और 1281 मिलियन। तो इसका सही उत्तर जो है वो है दूसरा ऑप्शन, 281 मिलियन। हमारा अगला प्रश्न है कि हिमालय चोटियों का निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है? दोस्तों दक्षिण से उत्तर की ओर पूछा है। हमारे ऑप्शन है, पहला है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। दूसरा ऑप्शन है लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, काराकोरम। तीसरा ऑप्शन है जास्कर, पीर पंजाल, काराकोरम और लद्दाख। और चौथा ऑप्शन है पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका सही जवाब है वो है चौथा ऑप्शन, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। अब देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सबसे पहले वर्षा प्राप्त करता है? हमारे ऑप्शंस हैं कोलकाता, मुंबई, रांची, अगरतला। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है वो है चौथा ऑप्शन, अगरतला। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है वो दो शाखाओं में आता है। पहला अरब सागर शाखा और दूसरा है बंगाल की खाड़ी शाखा। बंगाल की खाड़ी की शाखा जो है वो बहुत तेज़ी से उत्तर पूर्व भारत की ओर बढ़ती है। भौगोलिक स्थिति के कारण अगरतला में मुंबई या कोलकाता की तुलना में मानसून की पहली फुहारें जल्दी पहुंच जाती हैं। बात करें मुंबई की तो यहाँ मानसून आम तौर पर 10 जून के आसपास पहुंचता है। बात करें कोलकाता की तो यहाँ जून के दूसरे सप्ताह में पहुंचता है। तो इसीलिए हमारा जो सही आंसर है वो है अगरतला। दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे पहले वर्षा प्राप्त कौन करता है? तो इसका सही जवाब है अगरतला। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है? हमारे ऑप्शन हैं कावेरी, महानदी, कृष्णा और साबरी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1, कावेरी। यह नदी जो है वो कर्नाटक के कोडागु जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। बात करें अगर महानदी की तो इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सिहावा पर्वत श्रेणी से होता है। और कृष्णा नदी जो है यह महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाटी से निकलती है। बात करें साबरी नदी की तो ये छत्तीसगढ़ और ओडिशा के सीमावर्ती क्षेत्रों से निकलती है और गोदावरी की सहायक नदी है। तो हमारा प्रश्न है कि कौन सी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो है पहला ऑप्शन, कावेरी नदी।
हमारा अगला प्रश्न है, समुद्र तल से 500 से 1370 मीटर की ऊंचाई वाले पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग पर पाए जाते हैं। हमारे ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, दूसरा ऑप्शन है पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन, तीसरा ऑप्शन है उपोष्ण शुष्क सदाबहार वन और चौथा ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो है चौथा ऑप्शन उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। दोस्तों पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल अत्यधिक वर्षा यानी कि 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त करता है और 500 से 1370 मीटर की मध्यम ऊंचाई पर घने सदाबहार वन पाए जाते हैं और ये वन जो है वो साल भर तक हरे भरे रहते हैं। बात करें अगर उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, तो ये कम वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलते हैं जहाँ पेड़ जो है वो गर्मियों में अपने पत्ते झाड़ देते हैं। और पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन, ये आमतौर पर 1500 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। उप उष्ण शुष्क सदाबहार वन, ये बहुत ही सीमित और कम वर्षा वाले पहाड़ी क्षेत्रों में मिलते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न है कि समुद्र तल से 500 से 1370 मीटर की ऊंचाई वाले पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग पर पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा ऑप्शन उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। हमारा अगला प्रश्न है, 31 मार्च 2021 तक निम्न में से किस राज्य की पवन ऊर्जा क्षमता धरातलीय स्तर से 100 मीटर की ऊंचाई तक सर्वाधिक थी? हमारे ऑप्शन है कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात। तो दोस्तों नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 100 मीटर की ऊंचाई पर पवन ऊर्जा की संभावित क्षमता के मामले में गुजरात जो है वो भारत में पहले स्थान पर है, इसलिए सही उत्तर जो है वो है चौथा ऑप्शन गुजरात। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग 8 प्रमुख उद्योगों के मासिक सूचकांक के निर्माण में शामिल नहीं है? हमारे ऑप्शन है कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, उर्वरक और कपड़ा उद्योग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो है वो है चौथा ऑप्शन कपड़ा उद्योग। भारत के 8 कोर उद्योग जो हैं वो हैं कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट, बिजली। यहाँ पे पूछा है कि 8 उद्योगों के मासिक सूचकांक के निर्माण में शामिल नहीं है। तो कच्चा तेल शामिल है, प्राकृतिक गैस भी शामिल है, उर्वरक भी शामिल है, लेकिन कपड़ा उद्योग जो है वो शामिल नहीं है। और हमसे पूछा क्या गया है कि जो शामिल नहीं है वो हमें बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कपड़ा उद्योग यानी कि चौथा ऑप्शन। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान भारत के शीर्ष 10 निर्यात गंतव्यों में मलेशिया को प्रतिस्थापित कर स्थान बनाया है? हमारे ऑप्शन है हांगकांग, नीदरलैंड, सिंगापुर और बेल्जियम। तो दोस्तों वाणिज्य मंत्रालय के 2021 के आंकड़ों के अनुसार भारत से होने वाले निर्यात के मामले में बेल्जियम ने टॉप 10 देशों की सूची में जगह बनाई और मलेशिया को इस सूची से बाहर किया। यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि 10 निर्यात गंतव्यों में मलेशिया को प्रतिस्थापित कर स्थान किसने बनाया? तो सही आंसर हो जाएगा बेल्जियम ने। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला कथन है कि अप्रैल-नवंबर 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका का शीर्ष निर्यात गंतव्य देश रहा। दूसरा कथन है कि वर्ष 2020-21 में सर्वाधिक निर्यात वस्तुएं पेट्रोलियम उत्पाद रही। तो दोस्तों ये जो दोनों ही कथन हैं वो बिल्कुल सही कथन हैं। बात करें पहले कथन की तो अप्रैल से नवंबर 2021 के बीच भारत ने सबसे अधिक निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका को किया था और यह भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और निर्यात गंतव्य रहा। दूसरा कथन जो है वर्ष 2020-21 में सर्वाधिक निर्यात वस्तुएं वो पेट्रोलियम उत्पाद रही हैं। तो ये दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, ए व बी दोनों ही सही है।
हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर 22 अनिवार्य कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निश्चित करती है। हमारे ऑप्शन है कृषि लागत व कीमत आयोग, कृषि सांख्यिकी ब्यूरो, स्वामीनाथन आयोग और चौथा ऑप्शन है नाबार्ड। तो दोस्तों इसका सही जवाब है वो है पहला ऑप्शन कृषि लागत व कीमत आयोग। यह आयोग विभिन्न फसलों की उत्पादन लागत का विश्लेषण करता है और सरकार को एमएसपी की सिफारिश करता है। बात करें कृषि सांख्यिकी ब्यूरो की तो यह मुख्य रूप से कृषि आंकड़ों और गणना का कार्य करता है। उसी के साथ स्वामीनाथन आयोग जो है वो स्वामीनाथन आयोग, इस आयोग ने सिफारिश की थी कि एमएसपी उत्पादन लागत से कम 50% अधिक होना चाहिए। इसी के साथ अगर बात करें नाबार्ड की तो यह ग्रामीण विकास और कृषि ऋण के लिए भारत का शीर्ष बैंक है। यह मूल्य निर्धारण नहीं करता। तो हमारा प्रश्न है कि भारत में केंद्र सरकार किसकी सिफारिश के आधार पर 22 अनिवार्य कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निश्चित करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि लागत व कीमत आयोग। तो दोस्तों आज के इस सेशन में हमने पहले 50 सवाल पूरे विस्तार से हल कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी सॉल्यूशंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बाकी के जो 50 सवाल बचे हैं उन्हें हम अपनी अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप इन सवालों की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल CRB क्लासेस को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।